हे गाइस, स्वागत है फिर आपका एक बार केल्विन में। तो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। एमसीक्यू सीरीज में आपको पता है हम करा रहे हैं आपको एमसीक्यूज, असर्शन रीजन क्वेश्चंस और केस स्टडीज। आज दिन है कराने का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज का। आज हम उसका कराएंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस। हाँ जी, असर्शन रीजन क्वेश्चंस वही हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, जो आपको पता ही नहीं कि करने कैसे हैं, पढ़ने कैसे हैं। इवन बच्चों को ये नहीं पता। तो आज हम आपको बताएंगे कि उसको पढ़ना कैसे है, दोनों स्टेटमेंट को कैसे चेक करना है, दोनों का रिलेशन कैसे चेक करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम असर्शन रीजन क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज फॉर टर्म 1 एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला असर्शन रीजन एमसीक्यू। तो असर्शन रीजन एमसीक्यू कुछ दिखने में इस तरीके से होता है, बट इसको सॉल्व करना कैसे है, पहले एक क्वेश्चन में आप ये समझ लें कि भाई इस चीज को सॉल्व कैसे करना होता है, इस चीज का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखी होती है, एक असर्शन और एक रीजन। असर्शन मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट, रीजन का मतलब उस स्टेटमेंट का रीजन। अब वो रीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सबसे पहले आपको एक काम करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करना होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी दोनों में कोई रिलेशन होगा, अदरवाइज आपका काम आसान हो जाएगा। अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो गई, एक भी स्टेटमेंट गलत हो गई, इसका मतलब अब आपको रिलेशन का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट गलत हुई तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं। ठीक, तो जैसे पहला एक असर्शन दे रखा है, ट्रेंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम इंक्रीजेस। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है कि भाई वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड अब बढ़ गया है। एक रीजन दे रखा है, अभी इसको इसका रीजन नहीं मानते हैं, सिर्फ इसको एक स्टेटमेंट मानते हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करना है। पेंडेमिक डिमांड्स टू स्टे एट होम, मतलब पेंडेमिक में, पेंडेमिक की वजह से सरकार ने कहा या आप खुद ने, लोग जो है अपने घरों में रहने लगे। पेंडेमिक की डिमांड थी कि लोग अपने घर में रहने लगे, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो नहीं था पेंडेमिक में और ज्यादा बाहर निकले, लोग अपने घरों तक सीमित हो गए। तो अलग अलग देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक होती हैं तो आपका एक काम बढ़ जाता है, क्या इनमें कोई रिलेशन है। चलिए एक रिलेशन कैसे चेक करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा बिकॉज लगा लेते हैं। अब पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को दोनों को मिला के। ट्रेंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम इंक्रीजेस बिकॉज पेंडेमिक डिमांड्स टू स्टे एट होम। तो आंसर जो है आप देखिए, ट्रेंड बढ़ गया वर्क फ्रॉम होम का, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ज्यादा लोग घर में ही रहने पर मजबूर थे, घर पे ही रहे। पेंडेमिक ने कहा कि आप अपने घर पर रहिए। तो दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हैं और इन दोनों में एक रिलेशन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होगा दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे बट स्टेटमेंट में कोई आपस में रीजन, कोई रिलेशन नहीं होगा। कैसे, मान लो इस चीज को हटा देते हैं, इसकी जगह पे एक और चीज लेके आते हैं। इसकी जगह पे ले आते हैं फायर इज द कॉज फॉर स्मोक, मतलब आग एक रीजन है धुएं का रीजन क्या है, आग। तो अगर हम असर्शन पढ़ें, ट्रेंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम इंक्रीजेस, तो ये ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, फायर इज द कॉज फॉर स्मोक, ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक है, बट यहां पर वो वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहा है और यहां पर आग और धुएं की बात कर रहा है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स यानी कि ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी,
तो बात यहां पर आती है अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ये आपका एक जिम्मेदारी एक स्टेप फर्दर बढ़ जाता है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है। अगर इन दोनों में से एक भी गलत हो गया तो आपके मजा आ जाते हैं, आपको रिलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं। जैसे हम बोल दें यहां पर ट्रेंड फॉर वर्क फ्रॉम होम इंक्रीजेस, नेक्स्ट में बोल दें फायर इज नॉट द कॉज, फायर इज नॉट द कॉज फॉर स्मोक, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। आग जो है ये कह रहा है कि आग रीजन नहीं होता स्मोक का, तो ये वाली बात गलत हो गई। इसका मतलब जो आपका असर्शन है वो ट्रू है बट जो आपका रीजन है वो फॉल्स है। ठीक है, ऐसे ही अगली स्टेटमेंट में वो इसको सही इसको गलत कर देगा और इसको ठीक कर देगा। जैसे फायर इज द कॉज ऑफ स्मोक बोल देगा वो, और यहाँ पे लिखेगा ट्रेंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम डिक्रीजेस लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया XYZ। यहाँ पे कोई गलत स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पे सही लिख दी, तो आप लिख देंगे A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। तो कहने का मतलब है आपको दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग चेक करना है पहले तो। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो गई तो फिर आपको एक रिलेशन देखना है कि इन दोनों में कोई रिलेशन है, और रिलेशन है तो सही, नहीं है तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट इनमें रिलेशन नहीं है। और अगर एक भी गलत हो गया तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कैसे करना है सॉल्व ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपने हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है पहला, अब देखो दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले में कोऑर्डिनेशन की बात की है, कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक वो फोर्स है जो आपके सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बांध के रखता है। और कोऑर्डिनेशन एक अलग सी चीज नहीं है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोई एक अलग फंक्शन नहीं है। तो बात इसने सही करी, कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज और एफर्ट्स को बांध के रखता है। किस लिए, क्योंकि वो सब लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर सके। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल कौन कौन से होते हैं हमारे, वो आपको पता है, या तो आपने जो एक सेट किया हो, कोई भी एक टारगेट गोल सेट किया हो, वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब देखते हैं रीजन। रीजन को एक पहले एक अलग स्टेटमेंट के तौर पे पढ़ते हैं। Specialists in an organization usually think that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट की बात की गई है। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बताते हैं कि काम को कैसे करना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात करी, यहाँ पर स्पेशलिस्ट की बात करी, तो रीजन इसका करेक्ट है। अब जब दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, अब हमें चेक करना होता है क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है। रिलेशन कैसे चेक करेंगे, आपने देखा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात है और यहाँ पर स्पेशलिस्ट की बात है, तो कोऑर्डिनेशन और स्पेशलिस्ट में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, बट दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा यहां पर हो गया बी। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करेंगे कि वो करेक्ट हैं। अगर दोनों करेक्ट हैं तो रिलेशन देखेंगे कि है या नहीं है। चलिए जी, असर्शन क्या कहता है, असर्शन कहता है देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन केस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने आपको रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब बताया था, हमने क्या कहा था, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब जैसे कि प्रोफेशन है, लाइक डॉक्टर, डॉक्टर जो हैं वो MBBS की डिग्री उनके लिए मैंडेटरी है डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। किसी लॉयर के लिए इंडिया में LLB की डिग्री रिक्वायर्ड है। ऐसे ही किसी इंजीनियर के लिए अगर आप बात करें तो उनके लिए क्या रिक्वायर्ड है, उनके लिए BTech डिग्री रिक्वायर्ड है। बट ये जो है ये तीनों एक फुल फ्लैश प्रोफेशन है। ये क्या है भाई, ये प्रोफेशन है। अनटिल एंड अनलेस, अगर जब तक आप
ये डिग्रीज नहीं ले लेंगे तब तक आप इस प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर सकते। बट मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको मैनेजर बनना है तो नो मैंडेटरी डिग्री इज रिक्वायर्ड। नो मैंडेटरी डिग्री। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप मैनेजर बन सकते हैं, इंजीनियर हैं तो भी मैनेजर बन सकते हैं, लॉयर हैं तो भी मैनेजर बन सकते हैं, कुछ भी हैं आप तो मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर आप मैनेजमेंट जो है आपकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता किसी भी एक डिग्री से कि आपको वो डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री इन केस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। तो ये वाली बात ठीक हो गई, असर्शन ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। बिल्कुल ठीक। मैनेजमेंट के अंदर नॉलेज और कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। फेयोल के प्रिंसिपल्स भी आपने पढ़े हैं, टेलर के प्रिंसिपल भी आपने पढ़े हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो स्टेटमेंट ये भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। अब दो स्टेटमेंट ठीक हो गई तो आपका काम क्या हो गया, आपका काम हो गया आप इन दोनों के अंदर कोई ना कोई रिलेशन चेक करेंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया ए एंड आर ट्रू है, ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है। अब क्या इनमें कोई रिलेशन है? अब देखिए यहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करी है, ये एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, ठीक। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, ये भी एक फीचर है। बट इन दोनों में कोई भी तालमेल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। यहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात कर रहा है, यहां पर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो ये दोनों चीजें तो ठीक है बट इन दोनों में कोई रिलेशन भी नहीं दिखा हमें। तो आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा हो गया यहां पर बी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है, बिल्कुल जी, मैनेजमेंट प्रोसेस का नाम है क्योंकि इसके अंदर प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग होती है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग होती है, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग होती है। और अगर आप काम भी करते हैं तो वो भी एक प्रॉपर प्रोसेस में होता है, ठीक है जी। और दूसरे में क्या बोला उसने, दूसरे में बोला तो असर्शन हमारा ठीक हो गया। रीजन में एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स। अब देखिए यहां पर कितनी गलत बात हो गई। ये कह रहा है कि एक प्रोसेस का नाम है, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। जब प्लान करेंगे उसी के हिसाब से तो ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी के हिसाब से तो लोगों को लेकर आएंगे, उसी के हिसाब से हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये वाली बात तो ठीक हो गई। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट। हम लोग एक दूसरे फंक्शंस पे, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंट है। तो ये वाली बात तो यहां पर गलत हो गई, रीजन तो हमारा गलत हो गया। और अब आपका काम आसान हो गया, दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो अब आपको उन दोनों के अंदर रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं। तो एक सही है एक गलत, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो आंसर हमारा ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है जी। आंसर हो गया हमारा सी, एक सही, असर्शन सही, रीजन गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज ग्रुप एक्टिविटी। हाँ जी, मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। तो ये वाली बात ठीक हो गई। अब ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब सारे लोगों को मिलजुल कर काम करना है और सारे लोगों को एक गोल को अचीव करने की तरफ एक साथ बढ़ना है। अलग अलग काम किसी को नहीं करना, अलग थलग काम नहीं करना, ग्रुप में करना है। आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल आपको पहले दे रखा है, जैसे कि एक शॉप है, शॉप के अंदर क्या होता है, एक बंदा कपड़ा काटता है तो अगला बंदा उसे सिलता है, फिर उसके ऊपर प्रेस होती है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है जो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक। मैनेजमेंट किसी एक आदमी का काम नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एवरी मेंबर ऑफ अ फर्म
ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन विद अ डिफरेंट पर्पस, बिल्कुल ठीक। किसी ने किसी पर्पस से ज्वाइन किया है, किसी के अंदर किसी को फैमिली को सपोर्ट करना है, किसी को पर्सनली सपोर्ट होना है, किसी को खुद को मजबूत होना है, ये सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से लोग ज्वाइन करते हैं। एंड वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल एंड नॉट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ये कह रहा है कि हर मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन को वो सिर्फ अपने गोल के लिए करता है एंड नॉट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए जी, सबसे पहले तो गोल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमारा सोसाइटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सोचेंगे। और लास्ट आता है इंडिविजुअल। तो ये जो है एक चेन में चलता है। पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, फिर इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि भाई मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज आ जाती है यहाँ पर। ठीक, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये। अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि आदमी जो है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गोल के लिए ज्वाइन करता है, नॉट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो अनैतिक काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। तो एक सही एक गलत। ठीक, तो असर्शन ठीक है, रीजन इसका रॉन्ग है। तो अब चेक ही करने की जरूरत नहीं, शुरू के 2 आंसर तो हमारे होंगे ही नहीं। अब सी हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या एग्जैक्ट साइंस है? मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए जी, 2 चीजें हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट आर्ट है। कैसी? कंप्लीट आर्ट है। मैनेजमेंट इज आर्ट, बट साइंस जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो इन एग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट कैसा है? इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर इसको बोल सकते हैं सॉफ्ट साइंस। मैनेजमेंट कैसा है? सॉफ्ट साइंस। अब ये सॉफ्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और साइंस क्या कहता है? साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो हर सिचुएशन में एक ही तरह से लगते हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सॉफ्ट साइंस है, और फुल फ्लेज प्रोफेशन भी नहीं है। बट आने वाले सालों में ऐसी उम्मीद है कि वो प्रोफेशन हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। ठीक, तो बात हो गई साइंस की। तो मैनेजमेंट साइंस कैसी है? मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सॉफ्ट साइंस है। चलिए, तो यहां पर क्या कहता है? मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। नहीं, ये वाला असर्शन हमारा गलत हो जाएगा। मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल सही बात। कॉम्प्लेक्स मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपने लोगों को मैनेज करना है, और लोगों के अंदर क्या होता है? अक्ल होती है, बिहेवियर को उनको मैनेज करना है। डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, बिल्कुल सही बात। आप एग्जैक्ट, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 के 10 लोगों के बिहेवियर को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। ये वाला रीजन हमारा ठीक हो गया। तो एक चीज गलत, एक चीज सही। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा डी। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, आंसर हो गया हमारा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा?
assertion है उसका, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ टेंजिबल फोर्स। क्या मैनेजमेंट टेंजिबल फोर्स है? नहीं, मैनेजमेंट जो है वो इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन और टच। तो असर्शन हमारा गलत हो गया। आपके लिए बहुत अच्छी बात, असर्शन ही गलत हो गया। तो अब आपको दोनों स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन चेक नहीं करना। अब रीजन पढ़ के देखते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि वो इंटेंजिबल है। फेल्ट एंड टच, वो ना देखा जा सकता है, ना फिर टच। ठीक है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, ना उसको टच किया जा सकता। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। तो आंसर डायरेक्ट हमारा हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, दैट इज डी। ठीक, आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट पे आते हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले तो बात करें कि भाई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता कौन सा है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है भाई? ये हुआ था हमारा, हाँ ये रहा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल, यानी कि एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव। और एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं कि भाई उनको बेटर वर्क एनवायरनमेंट मिले, बेटर सैलरी, उनकी सैलरी अच्छी हो, उनको बोनस मिले, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसे बोलते हैं वो भी सब चीज़ें चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो अल्टीमेटली ये लोग अच्छा दिल लगा के, मन लगा के काम करेंगे। और जब मन लगा के काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो वो ग्रो करेगी, ग्रो करेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी गुडविल भी अच्छी होगी और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का पूरा होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो असर्शन ठीक है। रीजन पढ़ते हैं। एम्प्लॉयज आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाली बात भी ठीक हो गई कि भाई एम्प्लॉयज ही से तो सब कुछ है। जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है वही तो सबसे ज्यादा मेन चीज है। फिजिकल कैपिटल जो है आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सब जो है कौन बनाता है? ये ह्यूमन ही तो बनाते हैं। इनके ऊपर काम कौन करेगा? ह्यूमन काम करेंगे। तो ये आपकी एक बेस्ट रिसोर्स है। अगर ये अच्छा है तो अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाएगी। तो यहां पर बात कर रहा है सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की, यानी कि इंडिविजुअल्स की, एम्प्लॉयज की, और इस स्टेटमेंट में भी एम्प्लॉयज की बात की है। तो हैं तो दोनों ठीक। अब क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? अब हमारा काम बढ़ गया, दोनों ठीक है तो रिलेशन चेक करो। सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एम्प्लॉयज आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक, दोनों चीजें ठीक भी हैं और दोनों में एक एक रिलेशन भी बन गया। क्योंकि देखो यहाँ पे भी इंडिविजुअल की बात की है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयज के बारे में बात की और दोनों बातें ठीक हैं। तो आंसर अब हमारा क्या हो जाएगा? दोनों बातें ठीक हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, आंसर हो गया हमारा ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल्स। तो क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात हमें ठीक लग रही है। एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स, पहले तो इस पर टिक लगा लो, ये बात ठीक है। एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट एंड लेवल्स। अब बात तो यही वाली गलत हो गई। हमने क्या पढ़ा है कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो हैं ये सब आपस में मिले हुए होते हैं। अगर आपने 100 यूनिट्स के बारे में प्लान किया है तो काम को डिवाइड भी करेंगे ऑर्गेनाइजिंग में जाकर 100 यूनिट्स के हिसाब से। स्टाफिंग के अंदर लोग भी उसी के हिसाब से लाएंगे कि भाई 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितने लोग लगते हैं। और डायरेक्टिंग में आ जाके मैनेज भी उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा और कंट्रोल में जाकर के चेक करना पड़ेगा किसको? 100 यूनिट्स को। ठीक है,
तो ये वाली बात सही है, पहली वाली, दूसरी बात गलत हो गई, इंडिपेंडेंट नहीं होती, सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। जो आप प्लान करते हैं उसके बाद सारे काम उस प्लान के अकॉर्डिंग होता है, तो ये वाली बात गलत हो गई। अच्छी बात, एक चीज सही एक चीज गलत, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात, प्रोसेस ही है, तभी तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन्हीं सीरीज में ये चीज फॉलो होती है। और वापस कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लान करने लग जाते हैं। आपने 100 यूनिट्स का प्लान किया, अब आपने ऑर्डर पूरा कर दिया, अब वो नए अब 200 यूनिट्स का मिले, 50 यूनिट्स का मिले, वो आपके ऊपर वापस से प्लान करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, बिल्कुल ठीक। इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये वाली बात तो हमने ऊपर ही कर ली थी, तो इसका रीजन भी करेक्ट हो गया। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीरीज है फंक्शन की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये इसी चेन में फॉलो होता है, इसीलिए इसको बोला गया। तो असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और यहाँ पर प्रोसेस को समझाया गया है। प्रोसेस का मतलब इंटर रिलेटेड फंक्शंस, तो दोनों ठीक हो जाएंगे और दोनों का रीजन भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा सिंपल हो गया ए। तो अब यहां तक हमने असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज पूरे कर लिए। ये वही एमसीक्यूज है जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, तो हमने सबसे पहले वही डिस्कस किया कि भाई इनको करना कैसे है, हाउ टू सॉल्व द असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज। तो सबसे पहली चीज वही सॉल्व हो गई, तो अब आपने उसको आराम से कर लिया। बहुत सारे एमसीक्यूज भी कर लिए, बहुत सारे एआरक्यूज भी कर लिए, अब आगे केस स्टडीज भी देख लेंगे, बहुत सारी केस स्टडीज भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपके असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में।